दोस्तों आज ये लेक्चर जो है वो वाकई में इसलिए है कि इस लेक्चर के अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आतंकवाद की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। इस हमले के अंदर मतलब मेरी पर्सनल जो हमदर्दी है वो आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये इंडिया से बिलोंग करते थे, उससे भी ज्यादा हमदर्दी है कि बॉन्डी जो ब्रिज था वहां पर जो लोग मारे गए, हनुक्का जो फेस्टिवल होता है उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर उनकी मौत हुई। देखिए मैं दो बातों से बड़ा आहत हुआ। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो लोग बेकसूर लोग उसके अंदर मारे गए, और दूसरा ये था कि ये जो टेररिस्ट थे ये इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। मैं कल अपने फादर के पास में बैठा हुआ था, मैं शाम को घर पे गया था, तो उस समय मैं जब खाना खा रहा था तो फादर के पास साथ में ये चर्चा चल रही थी। पिताजी ने पूछा यार वो एक अटैक वटैक हुआ है, ऐसा क्या हुआ है उसके अंदर। मैंने पूरा बताया, लेकिन मैंने इस बात को छिपाया कि वो लोग इंडिया से थे। उन्होंने फिर बाद में पूछ लिया कि यार ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ये बात उन्होंने कही। मैंने कहा कि यार पापा वो जो टेररिस्ट थे वो इंडिया से थे। आप मानेंगे नहीं, मैं खाना खत्म करके जा चुका था फिर भी वो वहीं बैठे हुए थे, और ये बात लगभग रात को 9:30-10 बजे की बात है, वो वहीं पर बैठे हुए थे। फिर मैं लगभग 15-20 मिनट बाद वापस आया, वो फिर से वहीं बैठे हुए थे। मैंने पूछा उनसे कि यार क्या बात हुई। मैं पापा रेस्ट करो जाके। बोला नहीं यार थोड़ा सा मुझे तो परेशानी हुई है। मैं किस बात की परेशानी है, कोई दर्द है तो बताइए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल एक हादसा हुआ था हमारे साथ में, मैंने उसकी कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ में शेयर भी की थी हमारे पिताजी के साथ में, है ना। हम लोग अमरनाथ गए थे, कुछ प्रॉब्लम, तो मैं लगभग 1 साल से उनको मैं मतलब सेवा उनकी कर रहा हूं, लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो ऐसी बातचीत हमारी चल रही थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि यार मैं इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि यार इंडिया से थे। साजिद अकरम जो कि 50 ईयर्स और उसका ही बेटा नवेद जो कि 24 ईयर्स, दोनों इंडिया से ही बिलोंग करते थे। तो आज हम लोग ये बताएंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये इतना बड़ा टेररिस्ट कैसे बन गया, और आखिरकार किस तरीके से अपने बेटे को इसने कन्वर्ट कर दिया कि ये पहचाने जाने लगे कि आइसिस के माइंडसेट वाले लोग हैं। हैदराबाद के अंदर इनका ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर इनके पेरेंट्स रहा करते थे, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे साथ में कोई रिलेशन था ही नहीं, कोई बातचीत, सब कुछ बंद था हमारी तरफ से। फिर जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे भी बातचीत की गई, पूछा गया कि यार आपको कुछ पता है इनके बारे में। जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति जो है बड़ी संवेदना, सांत्वना है। ये वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो के अंदर ये व्यक्ति है, मतलब ये जो है साजिद अकरम है, और साजिद अकरम से इस व्यक्ति ने राइफल को छीन लिया, और राइफल को छीनने के बाद ये सामने जाकर खड़ा हो गया और राइफल तान दी साजिद अकरम के ऊपर। साजिद अकरम मारा गया, बेटा जो है वो अभी कोमा के अंदर है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है इस हमले के अंदर मारे गए हैं, लोग जो है काफी परेशान हैं, दुख अपना जाहिर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये घटना जो है वो कैसे घटी, और साजिद अकरम और बेटा नवीद जो है वो इसमें कैसे शामिल हुए। देखिए साजिद अकरम जो है इसका जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ, और बीकॉम की डिग्री जो है इसने कंप्लीट की। बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसने डिसाइड किया कि मैं अब जो है कहीं विदेश जाकर पैसा अर्न करूंगा। 1998 के अंदर ये जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत सारे काम किए, लेकिन कोई भी काम प्रोमिनेंट नहीं बन पा रहा था, इसीलिए अब जल्द से जल्द इसको सिटीजनशिप भी लेनी थी, वहां पे रहने के लिए भी इसको प्रॉपर जो है पासपोर्ट वगैरह, वीजा वगैरह चाहिए था। अब इसने क्या किया, साजिद ने क्या किया कि यूरोपियन एक लड़की से शादी कर ली। जैसे ही वो शादी करता है उसके बाद में वहां पर रहने का एक सेटलमेंट जो है वो हो जाता है कि ठीक है अब यहां पर शादी हो चुकी है। उस लड़की के पास में नागरिकता थी ऑस्ट्रेलिया की, और इसको भी फिर नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। अब इससे 2 बच्चे इनको होते हैं, एक तो होता है नविद और एक बिटिया इनके होती है। अब इंडिया के अंदर जो इनका परिवार रहने वाला था उनको ये पता लगता है कि साजिद ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली है, और उसके बाद में इनके रिलेशंस काफी खराब हो गए। 1998 से लेकर सन 2022 तक साजिद अब तक केवल 6 बार ही इंडिया आया, वो इंडिया आया ही नहीं कभी।
और परिवार ने कहा कि हमारे रिलेशन जो है उसके साथ में पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ये बात परिवार ने कही। अब साजिद जो है वो अपनी जिंदगी को बिता रहा था। साजिद करता क्या था? साजिद एक फल बेचने का, फ्रूट जो है शॉप वो चलाता था, उसको रन करता था। इनके पास खुद का मकान नहीं था, ये रेंट के ऊपर रहा करते थे, किराए पर ये रहा करते थे और ये फल बेचने की दुकान चलाया करता था। अब ये साजिद जो था वो शौकिया तौर पर शूटिंग का काम किया करता था। इसके पास में 6 लाइसेंस राइफल्स थी, गन्स थी इसके पास में, और ये शूटिंग के लिए, शिकार के लिए भी जाया करता था। अब हो सकता है कि बहुत पहले से इसका माइंडसेट ये रहा हो कि मुझे ये शूटिंग सीखनी है और इस काम को अंजाम देना है, या फिर पहले ये शूटिंग सीख चुका था और धीरे 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 इसका माइंडसेट जो है वो बनने लगा। एक्चुअली में जब हम लोग किसी ऐसे कांटेक्ट में आते हैं या फिर हम लोग ऐसे हमेशा बार बार, जैसे बच्चा देखते हैं आप, एक बच्चा अगर मोबाइल के ऊपर ऐसे रील्स को देख रहा है जिसमें हिंसक गतिविधियां हो रही हैं, तो बच्चा भी हिंसात्मक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। वो उसको लगता है कि डिशुम डिशुम करने से ही काम होता है। उसको लगता है कि मैं जब एग्रेसिव रहूंगा, गुस्से में रहूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे। वो बच्चा ये सीख जाता है और कहते हैं कि बच्चा कम उम्र के अंदर ही मैच्योर हो जाता है इन सब चीजों को देखकर। तो वो हिंसा जो है वो बच्चे में कहां से आई? उस फोन से आई। वही हिंसा साजिद में उन राइफल से आई, जिसको ये हो सकता था कि शौकिया तौर पर चलाया करता था, लेकिन उनको लगा कि मुझे भी अब यार कुछ परमानेंट प्लेस जो है, जगह वो चाहिए। ठीक है, 2022 के अंदर ये लास्ट टाइम इंडिया आता है, लास्ट इंडिया आता है। इसके बाद में इसके जो पिता थे उनका इंतकाल होता है, उनकी डेथ होती है, लेकिन फिर भी ये इंडिया में नहीं आता है साजिद। अब तक इसका जो बेटा था वो 24 साल का हो चुका है, नाविद उसका नाम है। नाविद और साजिद दोनों शूटिंग के लिए जाया करते थे और ये नाविद जो था वो एक्चुअली में कोचिंग क्लासेस भी लिया करता था। अब 1 नवंबर सन 2025 को ये जाते हैं फिलीपींस। फिलीपींस के साउथ के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है मिंडानाओ। वो मिंडानाओ जो आइलैंड है वो जाना जाता है कि ये इस्लाम, मतलब वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। उन्हीं ग्रुप के अंदर एक ग्रुप जो कि एग्रेशन, उग्रवादियों का ग्रुप था, वो उसके अंदर रहा करता था। मतलब मिंडानाओ जो आइलैंड है वहां पर ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे थे। अब 1 नवंबर को ये दोनों बाप बेटे जाते हैं फिलीपींस के अंदर। फिलीपाइंस जब जाते हैं तो पिता के पास में तो होता है, साजिद के पास में होता है इंडियन पासपोर्ट और नाविद के पास में होता है ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। वहां पे दिखाते हैं और इनको एंट्री मिलती है फिलीपाइंस के अंदर। वहां पर ये लगभग सप्ताह भर के आसपास रुकते हैं। ठीक है, और वो बात नहीं हुई है कि वहां पर जाकर इन्होंने किया क्या। फिर वहां से ये वापस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। फिर दिसंबर के इस दिन 13-14 दिसंबर के आसपास है ना, 13 दिसंबर को फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने घर से अपनी मां को ये कहा, नाविद ने, कि मैं जो है वो अपनी क्लासेस के लिए जा रहा हूं, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। साजिद ने कहा कि मैं जो है वो भी अपनी शॉप के ऊपर जा रहा हूं ये काम करने, और फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम तो ट्रिप पे जाएंगे अब। तो दोनों ये ट्रिप का बहाना करके घर से निकलते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया उससे लगभग 1 घंटे पहले अपनी मां से ही नाविद ने बात की थी। मां ने पूछा कहां गए हुए हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो ट्रिप पर हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। बोला ठीक है। साजिद से पूछा कहां पर है, बोला हम तो पूछते हैं, घर पे सभी पूछते हैं कि कहां पे हो अभी। बोला मैं तो शिकार पे गया हुआ हूं। इस तरीके से फल बेचने वाला शिकार भी करता है, ये भी बड़ी ताजुब की बात है। तो इन्होंने बॉन्डी ब्रिज पर जाकर रैंडमली जो है फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब यहां पर ताजुब की बात क्या है कि फायरिंग यहूदियों के ऊपर की गई, और यहूदी जो थे वो उस समय हनुक्का जो फेस्टिवल है इसको मना रहे थे। अब हनुक्का फेस्टिवल क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है कि यदि यहूदियों के ऊपर यूनानियों ने आक्रमण किया था, और आक्रमण करके जो यहूदी थे इनके जो पवित्र स्थान थे इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। लेकिन उसके अंदर यहूदी उस आक्रमण के अंदर जीत गए थे, इनको जीत दर्ज हुई थी। फिर अब बात यह थी कि जैसे ही इनके जो पवित्र स्थल थे, मंदिर वगैरह थे, उनके ऊपर जब आक्रमण हुए तो वो तहस नहस हो चुके थे, खराब हो चुके थे। अब उन मंदिरों को साफ करने के लिए इनके पास में केवल 1 दिन का ऑयल, तेल जो है वो बचा था। ये मतलब फ्यूल वगैरह, केवल 1 दिन का इनके पास सामान था कि वो उसको साफ करके पूरी तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है, अब बात यह है कि जिस दिन से
मतलब एक दिन का तेल था इनके पास में, ऑयल था, ऑयल मतलब फ्यूल की बात है, तो फ्यूल एक दिन का था, लेकिन वो जो फ्यूल का यूज कर रहे थे वो 8 दिन तक चल जाता है। तो यहूदी ये मानते हैं कि जब वो एक दिन का था फ्यूल और वो 8 दिन तक चल चुका है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चमत्कार है इसके अंदर। और तब से ही ये 8 दिन का हनुक्का फेस्टिवल मनाते हैं और 8 दिन तक लगातार जो है वो दीपक जलाते हैं। ये 8 दिन तक लगातार दीपक जलाते हैं और ये रोशनी 8 दिन तक चलती रहती है। उस फेस्टिवल को हनुक्का फेस्टिवल कहते हैं। और उसी दिन ये लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉन्डी ब्रिज पर इसीलिए तो इकट्ठे हुए थे कि वो फेस्टिवल मनाया जाएगा। और उसके ऊपर साजिद और नाविद ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, हमला कर दिया, टेरर अटैक कर दिया। अब इनसे जो है आईसिस के झंडे प्राप्त हुए, फ्लैग्स मिले। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने ये कहा कि ये आईसिस से जुड़े हुए थे, उनकी विचारधारा से ये फेमस थे। इनको ये लगता है कि इस्लाम खतरे के अंदर है। अब मैं आता हूं, एक थोड़ा सा हो सकता है कि आज बुरा लगे मेरी बात से, लेकिन मैं फ्रंट होकर इस बात को कहना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलियन पीएम ने क्या कहा इस बात के लिए? ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा कि जो लोग इस्लाम के लिए गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, कट्टर इस्लाम का भी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो लोग ये बनते हैं। गलत इंटरप्रिटेशन मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम तो ये इसकी बात की इजाजत देता नहीं है कि इस तरीके से काम करो, लेकिन जो गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं, उनको लगता है कि यार इस्लाम खतरे में हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, और उसका माइंडसेट बनाकर ये ऐसे काम को अंजाम देते हैं। और बिल्कुल बात सही है ना। ऑस्ट्रेलियन पीएम एल्बनीज ने ये बात कही, कॉन्फ्रेंस के अंदर कही कि जो गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत माइंडसेट के साथ में ऐसे काम को अंजाम देते हैं। तो इस्लाम कभी भी ऐसे काम की इजाजत देता ही नहीं है, कोई भी धर्म नहीं देता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी इस बात की इजाजत देता ही नहीं है। लेकिन ये खुद से ही उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यार नहीं, ये खतरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसको बात में अटैक करते हैं। अब बात आती है इंडिया के ऊपर। इंडिया की छवि जो है वो धूमिल हुई, क्योंकि इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन 1998 के बाद तो ये इंडिया के अंदर आया ही नहीं है। लेकिन बात तो है ना कि इंडियन पासपोर्ट उसके पास में था। इंडिया की छवि तो डेफिनेटली धूमिल हुई है। हो सकता है कि इससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो भी काफी हद तक इंपैक्ट करे, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन ही नहीं, इससे इंडियन अमेरिका, यूएसए, गल्फ कंट्रीज के जो रिलेशन है वो भी काफी जो है वो सर्व कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। तो बात यह है कि आखिरकार इसके लिए कोई देश की सीमाएं नहीं है कि ये कहां से आया। बात यह है कि ऐसी विचारधारा कैसे इनके अंदर आ गई, उस जड़ तक जाना पड़ेगा जहां से विचारधारा फैल रही है, उसको ही, उस पेड़ को ही जो है काटना पड़ेगा। क्योंकि जो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं उन्होंने ही आज इस तरीके से, अब और भी कई इंटरप्रिटेशन सामने आ सकती है। तो एल्बनीज ने यह बात कही थी कि यह गलत इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है और इसके कारण इस काम को अंजाम दिया गया है। तो ये इस बात की पूरी कहानी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसने साजिद को पीछे से जाके पकड़ लिया था, उसकी राइफल छीन ली थी। राइफल छीनने के बाद और फिर सरेंडर किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने साजिद को जो है मार दिया था। ये ऑस्ट्रेलियन पीएम, इन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस व्यक्ति से मुलाकात हुई है। अब चार्जेस क्या लगाए गए हैं? नाविद जो है, वैसे तो वो तो मर चुका है साजिद, तो नाविद जो कि कोमा के अंदर है, उसके ऊपर 59 चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं। सारे चार्जेस लगा दिए गए हैं, मतलब कोई छोड़ा ही नहीं है चार्जेस, सारे चार्ज लगा दिए गए। और मैं भी बड़े सकते में था इस बात को लेकर कि वाकई में यार नहीं होना चाहिए था ऐसा, है ना, क्योंकि इंडियंस तो बड़े समझदार होते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह चलाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है इससे। आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को कितना बदलना चाहते हैं। जो बदलना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करता है, जो नहीं बदलना चाहते उनको लगता है कि यार ठीक है ना यार, चलने देते हैं जिंदगी को, एवरेज लाइफ ठीक है, दूसरे की जिंदगी देख के खुश हैं कि वो कर रहा है ना यार, वो बढ़ रहा है ना यार, मेरा दोस्त ये ले आया, मेरा दोस्त वो ले आया, खुद कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए चैलेंज नहीं है। तो दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।